बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है एसी थ्रू योर कैपेसिटर। ठीक है, ये हमने एसी सर्किट एनालिसिस शुरू किया था और उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। आज जो टॉपिक है वो है एसी थ्रू पावर कैपेसिटर। ठीक है, इसमें हम अगर इससे पहले हमने एसी थ्रू रजिस्टर पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक रजिस्टर हो और हम उसको कनेक्ट करते हैं एसी सर्किट में या एसी सोर्स सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो हमने फिर डिस्कस किया था मुख्तलिफ चीज़ें उसकी। आज हम कैपेसिटर डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, इस कैपेसिटर विच वी हैव कनेक्टेड विद द अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और ये उसका एक साइन है। ठीक है, ये एसी सोर्स सप्लाई है, इसके साथ हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये करंट क्या कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट इससे फ्लो करता है। ठीक है, तो हम उसको मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं पहले, फिर हमें पता चलेगा कि इसमें क्या होता है। एज वी नो दैट V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, हमारे पास रिलेशन है वोल्टेज के लिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए रिलेशन है, आपने पहले पढ़ा भी है। ठीक है, फॉर द कैपेसिटर वी हैव K इज इक्वल टू सी वी, ये हमारे पास रिलेशन है कैपेसिटर के लिए। ठीक है, और क्यों बराबर है सी वी एम साइन ओमेगा टी। वी की वैल्यू यहाँ से हमने क्या कर दी है, इसमें हम इन्हें इंसर्ट कर दी है, पुट कर दी है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया क्यों इज इक्वल टू सी वी एम साइन ओमेगा टी। अब एंड बाय द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी नो दैट, और हमारे पास जो करंट का डिफिनीशन है वो है आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर एक कंडक्टर है उससे क्या करता है, अगर करंट क्या करता है, फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं उसमें क्या कर हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। और हमारे पास उसका ये मैथमेटिकल रिलेशन है डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। बाज बुक्स में ये सिंपल डी डेल डेल वो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी डेल लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो हमारे पास आई जो है आई डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी के बराबर है, क्यों, हमारे पास चार्ज है, टी हमारे पास टाइम है। इसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू एनी कंडक्टर। सो आई इज इक्वल टू डी डी सी वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई डी टी। सो हमने क्यों की जगह हमने ये वैल्यू क्या कर दी है, पुट कर दी है, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू फ्रॉम हेयर टू देयर। ठीक है, तो हमने अगर इसकी वैल्यू पुट कर दी है तो हमारे पास सी वी एम साइन ओमेगा टी आ गया। अब याद रखिए कि सी कैपेसिटर से ये कांस्टेंट है, वी एम जो है ये पीक वोल्टेज है, हमने डिस्कस किया था, ये भी कांस्टेंट है। तो आप इसको डेरिवेटिव से बाहर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा आई इज इक्वल टू सी वी एम डी डिवाइड बाई डी डी साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई डी टी। डेरिवेटिव ऑफ द साइन ओमेगा टी हमें चाहिए। ठीक है, सो बाय द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी नो दैट। याद रखिए कि अगर आपको मतलब अच्छा फिजिक्स सीखना है तो आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आना चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स आना चाहिए। एक अच्छा मैथमेटिशियन होगा तो ही विल अंडरस्टैंड फिजिक्स वेरी वेल देन द अदर्स। ठीक है, तो याद रखिए कि आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए और आपको सीखना चाहिए। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स आप जाकर देखें, सेकंड ईयर कोर्स का हिस्सा है हमारे पास, तो वहाँ पर आपको ये रिलेशन क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर ओमेगा टी की जगह थीटा है। ठीक है, हमने और आप अगर ओमेगा टी है तो फिर हम उसके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये जो है आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई डी टी बराबर है ओमेगा खास ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड ईयर कोर्स का हिस्सा है, आप वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं या गूगल में सर्च कर सकते हैं, इसका अपना एक टेबल मौजूद है हमारे पास। ठीक है, सो इक्वेशन 2 भी कम्स, आप इक्वेशन 2 में आप इसकी वैल्यू को क्या कर दिए, पुट कर दिया, हाँ ओमेगा काज ओमेगा टी के बराबर है, क्योंकि सो आई इज इक्वल टू सी एम ओमेगा काज ओमेगा टी हमारे पास क्या हुआ, वो हासिल हुआ। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया है। अब अगर मैंने आपको बताया था कि काज की वैल्यू और साइन की वैल्यू जो है वो +1 और -1 के दरमियान है। ठीक है, +1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है और काज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ओमेगा टी अगर हम 0 लेंगे। ठीक है, अगर इस एंगल को हम 0 लेंगे तो काज हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और अगर हमारे पास -1 है तो फिर वो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, लेकिन काज 0 पर ये हमारे पास इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। देन आई विल हैव मैक्सिमम वैल्यू I0। ठीक है,
हमने इस मैक्सिमम वैल्यू को क्या नाम दिया है, इसको हमने आई नॉट नाम दिया है, आई एम नाम दिया है, ठीक है। ये नॉट की जगह आप एम कर दे, इसको हम पीक वोल्टेज पीक करंट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पीक करंट है। तो आप यहाँ पर जीरो पुट करेंगे का जीरो, तो यहाँ पर हमारे पास बना जाएगा, तो हमारे पास ये जो करंट है ये मैक्सिमम करंट बन जाएगा या पीक वैल्यू बन जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा आई एम इज इक्वल टू सी वी एम ओमेगा टी, ओमेगा, ठीक, क्योंकि काज ओमेगा ठीक है वो क्या हुआ, वो 1 के बराबर हुआ, किस एंगल के लिए, जीरो एंगल के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल आप इसमें क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पीक करंट आ गया कैपेसिटर के लिए वो बराबर है सी वी एम ओमेगा, ठीक है। अब आप इस सी वी एम ओमेगा की जगह आप आई एम को क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर दे, ठीक है। तो आपके पास आई इज इक्वल टू आई एम काज ओमेगा टी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 नहीं, इक्वेशन नंबर 4 है। आप इसको करेक्ट कर दे फिर, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन 4 आ गया, और तो हमारे पास I इज इक्वल टू आई एम काज ओमेगा टी आ गया, ठीक है। आई एम इज इक्वल टू सी वी एम ओमेगा, हमारे पास क्या है इसके, वो बराबर है एज वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई बाई टू। हमारे पास cos थीटा बराबर है साइन थीटा प्लस पाई बाई टू के बराबर है। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आपको ये फर्स्ट ईयर के कोर्स में मिल सकता है, या आप इसको गूगल पर सर्च करके आप उसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको ओपन करते हैं और इस वैल्यू और उसका हम मुख्तलिफ वैल्यूज देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, cos थीटा, इससे हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव I is equal to I m sin थीटा प्लस पाई बाई टू, इक्वेशन नंबर 4 और 5, ठीक है। तो हमारे पास इस कास की जगह, थीटा की जगह हमने इस वैल्यू को क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। हमारे पास आई एम काज ओमेगा टी की जगह हमारे पास आई एम इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा प्लस पाई बाई टू। ये हमारे पास ये रिलेशन क्या हुआ, ये हासिल हुआ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से द कैपेसिटर ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये इक्वेशन आप देख लें, दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को आप, उस इक्वेशन को आप देख लें, 1 एंड 4 इक्वेशन है, दिस नॉट 1 एंड 2, 1 एंड 4 इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास we can say that the alternating in capacitor the alternating current leads by the voltage by pi by 2, और voltage lags the current by pi by 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो क्या है, वो पाई बाई टू ज़्यादा है उससे, ठीक है। वो वहाँ पर हमारे पास v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा है, और यहाँ पर हमारे पास आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा प्लस पाई बाई टू है। यानी इसका जो फेज है वो पाई बाई टू क्या है, उससे ज़्यादा है, ठीक है, और वो उससे क्या है, कम है। हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट इन द कैपेसिटर द अल्टरनेटिंग करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। मतलब ये है कि अगर हमारे पास मतलब कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया है एसी सोर्स के साथ, तो फिर हमारे पास करंट जनरेट होगा और वो पाई बाई टू लीड करेगा। जब वो हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, हाफ मतलब 1/4 साइकिल यानी पाई बाई टू एंगल कवर करेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, वी वोल्टेज पैदा होगा और फिर वो मूव करेगा, ठीक है। तो इन कैपेसिटर में हमारे पास पहले करंट पैदा हो जाता है, उसके बाद फिर वोल्टेज डेवलप होता है, और उसमें जो फ़र्क होता है फेज़ में वो पाई बाई टू होगा। आप फिगर से देख सकते हैं, हमारे पास फिगर है, फेजर डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास करंट का ग्राफ है, ये हमारे पास वोल्टेज है। तो करंट का ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। आप करंट का ग्राफ क्या कर सकते हैं, यहाँ से, ये यहाँ से है, ये इस तरह है, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास का यहाँ से इन्होंने शुरू किया है, और ये पाई बाई टू हमारे पास क्या है, हमारे पास है वो पाई है, ठीक है। ये हमारे पास पाई बाई टू इन्होंने एरिया कवर कर, डिस्टेंस कवर कर दिया, फेस कवर कर दिया है। उसके बाद यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। तो इन दोनों वेव्स के दरमियान जो फ़र्क है वो है पाई बाई टू। आप यहाँ से देख सकते हैं फेजर डायग्राम से, ठीक है। ये हमारे पास ये वोल्टेज है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, करंट है आई, ठीक है, और ये हमारे पास 90 एंगल है, ठीक है। तो ये 90 एंगल्स का फ़र्क है, ठीक है। ये हमारे पास करंट और वोल्टेज का करंट मतलब ये यहाँ से, चूंकि ये इस तरह मैंने आपको बताया था कि फेजर डायग्राम में वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो ये आगे जा रहा है और ये इसके क्या है, ये पीछे है, ठीक है। तो इन दोनों में जो फ़र्क है वो 90 है, या पाई बाई टू हमारे पास
इसमें जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है। ठीक है, अब हमारे पास एक और टर्म है यहाँ पर जो हम डिस्कस करते हैं, वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। The position offered by the capacitor to the flow of alternating current is known as capacitance. Capacitance क्या है? A position offered by the capacitor to the flow of alternating current. वो मज़ाहमत जो एक कैपेसिटर क्या करता है, ऑफर करता है वो अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो के लिए। अब आप कहेंगे कि किस किस्म की मज़ाहमत है, किस किस्म की अपोजिशन है। हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था, रेजिस्टेंस में अगर आप उसका डिफिनीशन देखेंगे रेजिस्टर में, तो जो अपोजिशन ऑफर्ड होता है वो ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल विद द लेटिसेस और एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस के साथ होता है। अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करते हैं, तो वो मुख्तलिफ, चूँकि हमारे पास वहाँ पर आयंस और एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो उनके लेटिसेस के साथ वो क्या करता है, वो कोलिजन करता है। तो उस कोलिजन की वजह से उसका मोशन क्या हो जाता है, वो रेजिस्ट कर जाता है, वो अपोज्ड होता है और उसका मोशन जो है वो क्या हो जाता है, वो कम पड़ जाता है। ठीक है, तो करंट हमारे पास क्यों, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर में क्या है, इसको जो नाम दिया गया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस मतलब आप एक चीज़ अगर आप आती है आप उसको एक रिएक्ट करते हैं, एक मज़ाहमत पेश करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है और आप उसको चार्ज करते हैं, तो स्टार्ट में वो तेज़ी के साथ चार्ज होता है, लेकिन जब वो चार्ज होता जाता है तो फिर क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि उसमें चार्ज इतना बढ़ जाता है कि वो मज़ीद चार्ज आने को क्या करते हैं, वो रोकता है, वो अपोज करता है मज़ीद चार्ज होने को। और ये अपोजिशन ये उस कोलिजन की वजह से नहीं है कि ये किसी कोलिजन की वजह से है। ठीक है, जिस तरह रेजिस्टेंस में है, ये जो अपोजिशन है, ये वो एक जो चार्जेस है ऑलरेडी जो मौजूद है कैपेसिटर पर, उन्हें आने वाले चार्जेस उसको क्या करता है, वो अपोज करता है और रोकने की कोशिश करता है। तो ये हमारे पास, इसलिए इसको रिएक्टेंस कहते हैं। रिएक्ट करना मतलब रद्द अमल जाहिर करना। ठीक है, तो एक मतलब कैपेसिटर चार्ज हुआ, फुल्ली चार्ज, हाफ चार्ज, थोड़ा बहुत चार्ज हुआ, तो फिर वो चार्ज नए आने वाले चार्जेस को क्या करते हैं, वो एक रिएक्टेंस शो करते हैं और किस्म की पोजीशन है। लेकिन ये पोजीशन याद रखिए, इट इज जस्ट नॉट जस्ट लाइक द पोजीशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द फ्लो ऑफ अ करंट। ठीक है, जिस तरह कंडक्टर में हमारे पास होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्सी। एक्सी इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई आई एम। हमने ये ओहम लॉ से लिया है, वी एम इज इक्वल टू आई एक्सी। एक्सी यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस या पोजीशन है। ठीक है, और एक्सी पर बराबर है वी एम। आई एम हमारे पास बराबर था सी वी एम ओमेगा, हमने पहले पढ़ा। ठीक है, अब ये वी एम और ये वी एम कैंसिल हुआ, तो हमारे पास एक्सी आ गया 1/c ओमेगा। ये हम, ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हमारे पास जो ओमेगा है वो बराबर है 2πf के। ये फर्स्ट ईयर कोर्स का हिस्सा है। हमारे पास जो ओमेगा है ये 2πf के बराबर है, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी। 2π यू नो इट इज अ कांस्टेंट, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस है। तो हमारे पास xc जो बराबर है वो बराबर है 1/2πfc। ठीक है, अब यहाँ दिस शोज दैट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन द। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो कैपेसिटेंस और रिएक्टिव कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो इनवर्सली डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। नंबर वन, कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है इनवर्सली, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस द रिएक्टेंस आर पोजीशन विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। देखिए कि अगर हम एक कैपेसिटर है हमारे पास और उसका हम कैपेसिटेंस को ज़्यादा करते हैं, ठीक है, मतलब ये है कि उसमें जगह ज़्यादा बन जाती है और चार्ज स्टोर करने के लिए, और वो चार्ज स्टोर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, तो रिएक्टेंस क्या होगा, वो कम हो। इसलिए कम होगा क्योंकि उसमें मज़ीद जगह पैदा हो जाती है। ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करने से कि किसी कैपेसिटर का वहाँ पर जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, जगह बढ़ जाती है, तो नए जो आने वाले चार्ज पार्टिकल है उसके लिए आसानी होगी, और वो आसानी के साथ क्या होंगे, कैपेसिटर में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटर पर रिजाइड कर सकते हैं, उस पर वो अपनी जगह पर वो आकर आसानी के साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कैपेसिटर छोटा है और उसका कैपेसिटेंस कम हो जाता है, तो थोड़े बहुत चार्ज पार्टिकल आएंगे और वो जल्दी से कैपेसिटर को क्या कर देता है, वो फिल कर देता है, तो फिर नए आने वाले चार्जेस को फिर क्या होगा, वो मसला होगा, और इस तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस फिर क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, हमारे पास कैपेसिटी बढ़ जाती है और चार्ज इजीली आसानी के साथ वहाँ आ सकते हैं, इसलिए रिएक्टेंस क्या होगा, वो कम होगा।
उसको चार्ज की मोशन के लिए कोई दुश्वारी नहीं होगी। और अगर हमारे पास कैपेसिटेंस छोटा है तो हमारे पास जगह कम होगी चार्ज की स्टोरेज के लिए, तो फिर मजीद चार्ज के लिए वो क्या करेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया इनवर्सली इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंस डिक्रीजेस एंड डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करने से रिएक्टेंस क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हम कम करते हैं तो वो बढ़ जाता है, और फ्रीक्वेंसी को अगर हम ज़्यादा करते हैं तो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। अब अगर हम डीसी की बात करें, फॉर डीसी ये पॉइंट नोट करने की है। ठीक है, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो जीरो होती है। डीसी मीन डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट इज नॉट इन ऑसिलेटिंग। याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी दो किस्म की मोशन की होती है, एक ऑसिलेटरी मोशन की होती है, वाइब्रेटरी मोशन, जिस तरह पेंडुलम है। ठीक है, एटम्स वाइब्रेट करते हैं, और इस तरह स्प्रिंग मास सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन के अलावा हमारे पास है सर्कुलर मोशन। तो वहाँ पर एक बॉडी क्या करती है, सर्कुलेट करती है और चक्कर लगाती है। ठीक है, जिस तरह पहिया है, फैन है, वगैरह वगैरह हमारे पास तमाम मोशन है। तो फ्रीक्वेंसी इन दो किस्म की मोशन में ये होगी। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ सर्कुलेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड, वगैरह वगैरह, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर हमारे पास डीसी मोशन मतलब है डायरेक्ट करंट है, और ट्रांसलेटरी मोशन एक किस्म का होता है हमारे पास, तो फिर वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो जीरो होगी। तो डीसी मोशन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो जीरो होती है। तो अगर हम इसको यहाँ पर हम जीरो कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास अगर जीरो हो जाता है तो ये सारा टर्म जीरो बन जाता है। ठीक है, या इसको हमने जीरो कर दिया तो सारा टर्म क्या हो जाता है, वो जीरो। तो 1/0 से क्या जाता है हमारे पास, 1/0 से इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो एक्स नॉट या एक्स सी हमारे पास इन्फिनिटी यानी रिएक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। It will reach to the maximum very large reactance or a position will block the direct current। तो जब इतना ज्यादा रिएक्टेंस आएगा, इतना ज्यादा पोजीशन आ जाता है, तो वो डायरेक्ट करंट को क्या करता है, वो ब्लॉक करता है। इट ब्लॉक द डायरेक्ट करंट, क्योंकि पोजीशन बहुत ज्यादा है और इतनी मतलब बल्कि मैक्सिमम है, मोर देन इनफ। ठीक है, तो जब इतनी ज्यादा पोजीशन होगी तो करंट फिर उसको फ्लो करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कैपेसिटर जो है वो डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है। ठीक है, और कैपेसिटर अलाउ अल्टरनेटिंग करंट ओनली, और ये अल्टरनेटिंग करंट को क्या करता है, ये अलाउ करता है, क्योंकि उसकी खास फ्रीक्वेंसी होती है। याद रखिए कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, तो इसकी खास किस्म फ्रीक्वेंसी होगी, उस तरह खास किस्म का रिएक्टेंस होगा, तो वो होगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ये डीसी के लिए है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है, यानी जाने देता है, और डीसी को क्या करता है, वो ब्लॉक कर। देयरफॉर कैपेसिटर्स आर यूजुअली यूज्ड इन एसी सर्किट्स। हमारे पास कैपेसिटर हम उन डिवाइसेस में यूज करते हैं अक्सर। ठीक है, ठीक है, जहां पर हमारे पास एसी सोर्स हो। ठीक है, जिस तरह फैन है, एसी फैन है, एसी एयर कंडीशनर है, फ्रीजर्स है, वगैरह वगैरह, तो वहां पर हम कैपेसिटर्स को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर डीसी फैन हो और इस तरह मतलब मुख्तलिफ डीसी अप्लायंसेस हो, जो हम आजकल फैशन है बहुत ज़्यादा डीसी, तो वहाँ पर आप देखेंगे, आप चेक कर ले, वहाँ पर आप कैपेसिटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को ब्लॉक करता है, और सारा सर्किट फिर क्या हो जाता है, वो क्लोज हो जाएगा, और वो चीज़ है, वो जो मशीन है, फिर वो मूवमेंट नहीं करेगी, वो ऑपरेट नहीं करेगी। ठीक है, तो याद रखिए कि हम अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर कैपेसिटर यूज़ होंगे करते हैं, और डीसी अप्लायंसेस में, डीसी डिवाइसेस में हम कैपेसिटर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसलिए कि ये उसको क्या करती है, वो ब्लॉक करती है। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। याद रखिए कि कैपेसिटर को हम एज ए फिल्टर भी इस्तेमाल करते हैं। बाज़ ऐसी जगह हमारे पास होती है कि जहाँ पर एसी और डीसी करंट मिक्स हो जाता है, तो डीसी करंट को ब्लॉक करने के लिए हम रास्ते में फिर कैपेसिटर लगा देते हैं, तो वो कैपेसिटर को क्या कर देता है, वो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है और हमें सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट वो देता है। ठीक है, अब हमारे पास पावर लॉस इन रजिस्टर। अब हमारे पास पावर लॉस है कि रजिस्टर में पावर लॉस होगा कि नहीं होगा। P = VI हमारे पास सर्किट यूज एवरेज पावर, जिस तरह मैंने आपको रजिस्टर में बताया,
और ये हमारे पास इसके बराबर है। और फिर पी वी हमारे पास वी एम साइन ओमेगा टी और आई एम कॉस ओमेगा टी के बराबर है। वी एम और आई एम कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया है। और हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो हमारे पास आएगा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी। अब मैंने आपको एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रेशोज है साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। थीटा अगर 0 है तो साइन की वैल्यू 0 है और कॉस की वैल्यू 1 है। थीटा अगर 90 है तो साइन की वैल्यू 1 है और कॉस की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब अगर इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते हैं इन एंगल्स के लिए, ठीक है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 और इधर 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, इसके लिए भी इन दोनों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर चूंकि ज़रब है तो इसलिए आप इन दोनों वैल्यूज को क्या करें, ज़रब देंगे। तो इसको ज़रब देंगे इसको, तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को ज़रब देने से थीटा 0 के लिए भी 0 आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 0 और 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 1। ठीक है, आप 0 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 को मल्टीप्लाई करते उसका जो आंसर आपके पास आएगा वो 0 आएगा। तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी हमारे पास अगर उसका जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 होंगे। ठीक है, और अगर आप उसका एवरेज लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 0 + 0 डिवाइड बाई 2 और हमारे पास ये 0, यानी साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करके आप उसका एवरेज लेंगे तो उससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0 आएगा। आप उसको इस इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में इसको 0 कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा पी एवरेज इज इक्वल टू वी आई एम मल्टीप्लाई बाई 0 और ये हमारे पास 0 आएगा। तो याद रखिए कि हमारे पास कैपेसिटर में पावर लॉस क्या होगा, वो 0 होगा। एवरेज पावर लॉस हमारे पास क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। और इस तरह रेजिस्टर में हमारे पास पावर लॉस क्या था, वो 0 नहीं था। ठीक है, the average power loss in pure capacitor is equal to 0 because the alternating current is oscillating current. So as it moves in first half cycle, it takes energy from the source to the capacitor, and as it reverses, then in next opposite half cycle, this energy come back to the source and so on. देखिए, ये इस कैपेसिटर को जो एनर्जी मिलती है वो किस वजह से मिलती है, वो RMS सोर्स से मिलती है या अल्टरनेटिंग सोर्स से मिलती है। तो अगर हमारे पास फर्स्ट हाफ साइकिल के इस तरह जाता है तो ये यहाँ से इसको एनर्जी दे देता है, लेकिन जब नेक्स्ट हाफ साइकिल मतलब ये जब करंट रिवर्स हो जाता है तो यहाँ से फिर वो यहाँ वापस हमारे पास वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता है। तो इसको जो चार्ज इन्होंने दिया था वो चार्ज वापस डिस्चार्ज हो जाता है और वापस यहाँ पर आ जाता है, फिर इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो इस तरह इस सिमत में जाता है तो फिर ये क्या करता है, इसको चार्ज करता है, फिर इस तरह वापस आता है। तो जो यहाँ से जो एनर्जी इसको कैपेसिटर को जाती है और वो कैपेसिटर को मिलती है तो वो इस सोर्स से जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको जाती है, फिर वापस आती है, फिर जाती है, फिर वापस आती है, फिर जाती है, फिर वापस आती है। आप अगर एनर्जी नहीं, अगर चार्ज की भी बात करें तो इस तरह फिर चार्ज इस यहाँ से जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, वापस आता है। तो ये चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर हाफ में चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर हाफ में डिस्चार्ज, और इस तरह ये चार्ज और डिस्चार्ज होता जाता है। तो करंट भी जारी रहता है, हमारे पास करंट को भी लागू करता है और हमारे पास जो पावर लॉस है वो भी क्या होगा, वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसको जो एनर्जी मिली थी वो वापस अपने सोर्स में फिर क्या हो गई, फिर आ गई, फिर इसको दी है, फिर वापस आ गई है, फिर दी है, फिर वापस आ गई है। तो जो पावर इसको दिया गया था वो बैटरी से, जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सोर्स है उससे, तो वो वापस अपनी जगह पर आ गया। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर आपको जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, लेक्चर अपलोड करता हूँ, ताकि आपको वो मिल सके। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि इससे जितने भी लोगों को फ़ायदा हो वो मुमकिन हो सके। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।